हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आप लोगों की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई और उसमें अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और आज अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी 5, 6, 7 3 चैप्टर हैं यहाँ पे। और अब आप जो है इसमें पूरा प्लांट के बारे में और पूरा एनिमल के बारे में, जो अब थोड़ा सा अपन इंटरनल स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटर्नल कैरेक्टर भी इंटरनल, लेकिन अभी जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एक्सटर्नल कैरेक्टर का करेंगे। लेकिन उसके अलावा हम इसकी और भी बहुत स्पेशल चीज़ें एंजियोस्पर्म्स की वो अपन करेंगे। जो अपन ने थर्ड चैप्टर है वहाँ पे ख़त्म कर दिया था उसको, और मैंने आपसे कहा था कि पूरा चैप्टर अपन डिटेल में करेंगे। तो ये 5th चैप्टर में, लेकिन उस चैप्टर से पहले देखो थोड़ा सा, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आते लेकिन जब बुक में दे रखा है तो उसको करना भी चाहिए। तो यहाँ पर एक कैथेराइन एसाव, इनका थोड़ा सा जो है यहाँ पे हिस्ट्री दे रखी है और इनका जो बर्थ है वो 1898 में यूक्रेन में हुआ था और इन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके बाद में जो यूएसए 1931 में इन्होंने पीएचडी या डायरेक्टरेट की जो है डिग्री ली। और इनका जो मेन था काम, वो उन्होंने ये देखा था कि कर्ली टॉप वायरस होता है, तो ये वायरस कैसे जो है प्लांट के अंदर या फ्लोएम के अंदर अपने इन्फेक्शन को करता है। तो ये इनका मेन था और इसी को इन्होंने 1954 में अपनी प्लांट एनाटॉमी में इस चीज़ को डिस्कस किया। उसके बाद में 1960 में कैथेराइन को जो है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स जो है ये इन्होंने एक अपना पेपर या आप इसको रिसर्च कर सकते हो वो दी। और अगर आपने देखा हो वेबस्टर, एक डिक्शनरी टाइप से आती है, तो एक ये यूनिवर्सिटी है, उसमें इन्होंने प्लांट बायोलॉजी और एनसाइक्लोपीडिया जो है उस वहाँ पे उनको दिया। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को पता भी होगा, जैसे अपनी डिक्शनरी होती है तो डिक्शनरी में तो केवल हम वर्ड्स को देखते हैं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, लेकिन इनसाइक्लोपीडिया में आप किसी भी फील्ड का जो है देख सकते हो कि जैसे आपको हिस्ट्री के बारे में देखना है, आपको साइंस के बारे में देखना है, आपको यानी कि किसी भी ब्रांच किसी भी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज वहाँ पर होती है और आपको सारी चीज़ मिलती है। तो इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया दिया था किस पे, प्लांट बायोलॉजी पे। तो इसमें सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में जो है इनको नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस के लिए भी जो है अवार्ड मिला था। और ये उस समय ये मानिए छठी 6th विमेन थी जिन्हें कि इस पुरस्कार के लिए या इस अवार्ड के लिए किया गया था। उससे पहले जो यूएसए के राष्ट्रपति थे उनको, प्रेसिडेंट को, इसमें जॉर्ज बुश को 1918 में, बाकी इसके बाद में जो है इनको ये किया गया था, अवार्ड दिया गया। तो 1989 में इनको जॉर्ज बुश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला था और इसी के लिए जो है इनको कैथेराइन एसाव को भी अवार्ड मिला था। अब देखो 1997 में इनकी डेथ हो गई और हमारे इंडिया में जो मसूरी बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर इनका जो है बहुत ज़्यादा काम है, वहाँ पे इनकी पूरी हिस्ट्री भी दी हुई है। तो इन्होंने जो है अपने लाइफ को, वहाँ लिखा हुआ भी है कि 99 ईयर्स तक इन्होंने जो है प्लांट बायोलॉजी को अपना समय दिया। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो हाँ, 100 साल के नहीं, 99 में ये ख़त्म हो गए थे। तो ये थोड़ा सा इसकी यहाँ पे हिस्ट्री दे रखी है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं पुष्पी पादपों की आकारिकी, और इसको हम बोलते हैं पुष्पी पादप मतलब एंजियोस्पर्म, जिसमें पुष्प हैं, फूल हैं, वो कहलाता है पुष्पी पादप। और आकारिकी मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर, जब हम किसी के बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं, या आपने जब ब्रांच पढ़ी होगी तो है भी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, इट इज़ ए ब्रांच विच डील एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर को हम इसमें देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी या आकारिकी।
अब यहाँ पे क्योंकि अपन एंजियोस्पर्म की कर रहे हैं तो एक सिंपल सा अपन प्लांट ले लेते हैं, और उस प्लांट को अगर आप वैसे भी देखोगे तो उसको आप रूट समेत आप बाहर निकालो तो उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने भी बता रखा है कि इसमें फ्लावर्स हैं, लीफ है, स्टेम है, रूट है, तो ये कुछ इसके ऑर्गन है जो अधिकतर, ये मान के चलिए अधिकतर जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें वो चीज़ आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखो क्योंकि अपने पास में पूरा सिस्टम जब अपन इंटरनल पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी अपन देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो प्लांट अगर आप थोड़े से एरिया में भी घूमोगे तो वहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो आप कम से कम 15-20 वैरायटी वहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये देखो कि कितनी ज़्यादा जो है आपको प्लांट्स की वैरायटी एक छोटे से एरिया में मिल जाती है। तो ये क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है, ये डिफरेंस कहलाता है, या आप इसको कह सकते हो डाइवर्सिटी कहलाती है कि हम एक छोटे से एरिया में 10 या 15 तरह की वैरायटी को देख सकते हैं। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में अपने को अलग अलग चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले रहे हैं मूल या रूट, ठीक है। और अगर अभी मैं आपसे थोड़ी सी डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज रूट या मूल किसे कहते हैं, तो आप कि जो अंदर ज़मीन के अंदर होती है, कोई कहेगा कि जो जल अवशोषित करती है, या कोई कहेगा उसके सारे से प्लांट को प्रोटेक्शन करती है, बेस देती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें इसके फंक्शन में आती हैं। अगर आपसे बिल्कुल डेफिनेशन पूछा जाता है तो डेफिनेशन में रूट क्या है? रूट वो है, जैसे अपने घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मूंग, चना ये अपन घर में जर्मिनेट करते हैं, खाते हैं नाश्ते वगैरह में, बहुत अच्छा प्रोटीन इसमें होता है, इसलिए अपन इसको खाते हैं। तो अगर आप इसको देखो तो जब वो 1 या 2 दिन बाद जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो उन जर्मिनेशन में उसमें 2 आपको वाइट कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। उसमें से एक स्ट्रक्चर होती है प्रीम्यूल, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रांकुर, और एक होती है रेडिकल, जिसे हम बोलते हैं मूलांकुर। तो ये जो है दोनों, अब वैसे तो हमें नहीं पता लग रही है, लेकिन जब ये सॉइल में जर्मिनेट होता है तो जो थ्रेड ऊपर आ जाता है वो तो कहलाता है प्ल्यूम्यूल, और जो नीचे चला जाता है वो होता है रेडिकल। यानी कि जो प्रांकुर है, जो ये प्ल्यूम्यूल है, वो तो अपर पोर्शन बनाता है, यानी कि वो डेवलप करता है क्या? प्लांट का अपर पोर्शन जो सॉइल के ऊपर है, जैसे स्टेम है, रूट स्टेम है, लीव्स है ये, और जो नीचे रह जाता है वो डेवलप करता है रूट को। तो अगर हमसे पूछा जाए डेफिनेशन, तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? विच डेवलप्ड बाय रेडिकल, जो मूलांकुर से बन रही है संरचना, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल या रूट। फिर उसके बाद में हम आप उसको कोई भी फंक्शन यहाँ पे दे सकते हो। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 तरीके के टैप रूट मिलेगी और फाइब्रस रूट मिलेगी। एक तो जो है मूसला मूल, और एक हो गई आपकी रेशेदार मूल। अगर अपन उखाड़ के देखते हैं तो आप जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे प्लांट्स आप लेके आओ, तो आप देखोगे कि किसी में तो आपको थोड़ी सी मोटी सी रूट मिलेगी, और किसी में आपको थोड़ी सी पतली या धागे जैसी, गुच्छे, बालों के गुच्छे जैसी दिखाई देगी। तो संरचना के आधार पे हमारे पास में 2 तरह की रूट्स होती है, और हालांकि बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन अगर हम इसे डिवाइड करें तो डिवाइड करने में हमारे पास में जैसे एंजियोस्पर्म है या पुष्पी पादप है, तो उस पुष्पी पादप को अगर हम डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो विभाजित करने में हम उसको 2 तरीके से बांटते हैं। एक तो एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। ये आपको पता होगा, एक बीजपत्री को हम बोलते हैं मोनोकोट और द्विबीजपत्री को हम बोलते हैं डाइकोट। तो जो मोनोकोट है उसका एग्जाम्पल आपको पता ही है कि जितने अपने सिरल हैं, ये जैसे मान लीजिए गेहूँ है, बाजरा है, ये सब किस में आता है? आपका एक बीजपत्री में। और द्विबीजपत्री में हमारे जितने चना है, मटर है, ये जितनी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? आपकी द्विबीजपत्री में। और अगर अपन वैसे देखें तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जो कोई भी सीड है, उस सीड को अगर आप तोड़ते हो या ब्रेक करते हो तो उसमें अगर आपको 2 पार्ट्स दिखाई दें तो द्विबीजपत्री है, डाइकॉट। कॉट मतलब होता है कॉटिलिडन, बीज पत्र। और अगर एक ही है, जैसे गेहूं है, गेहूं को आप कितने दबाओ टूटेगा,
दो में डिवाइड नहीं होगा। वहीं चना है, चने की दाल अपन बनाते हैं तो तोड़ा तो दो में डिवाइड हो गया। तो ये जो आपको चने की दाल दिख रही है, ये जो दाल है, ये दाल एक्चुअली क्या है, कॉटिलिडन, जैसे हम बोलते हैं बीज पत्र। तो जिन बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं डाइकॉट, और जिनमें एक होता है उसे हम बोलते हैं मोनोकॉट। तो यहाँ पे अगर आप रूट्स भी देखोगे तो यहाँ पर रूट्स आपको डाइकॉट में मिलेंगी टैप रूट या मूसला मूल, और जबकि आपको मोनोकॉट में क्या मिलेगी, फाइब्रस या रेशेदार। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो ये जो टैप रूट है, इस टैप रूट में एक तो आपको मिलेगी जिसे हम प्राइमरी बोलेंगे, ये तो होती है हमारी क्या, प्राथमिक मूल। उस प्राथमिक से फिर सेकेंडरी निकलेगी, सेकेंडरी से टर्सरी। तो आपको प्राइमरी इसमें सबसे मोटी दिखाई देगी और बाकी सेकेंडरी और टर्सरी उससे बिल्कुल बाकायदा, जैसे अपने ऊपर स्टेम में ब्रांच होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी ब्रांच दिखाई देगी। जबकि अपन फाइब्रस देखेंगे तो उसमें ना तो आपको कोई प्राइमरी दिखेगी, ना कोई सेकेंडरी दिखेगी, ना कोई टर्सरी, बिल्कुल ऐसे बालों के गुच्छे की तरह है वो आपको दिखाई देगी। तो ये दो डिफरेंस मतलब हैं जिससे कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी इसको देख सकते हो। उसके बाद में हालांकि इसी चीज़ को थोड़ा सा हम और देख लें तो जो हमारी टैप रूट है, ये टैप रूट तो है ट्रू यानी सत्य, क्योंकि ये हमारे किससे निकली है, रेडिकल से। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि रूट क्या है, विच फॉर्म्ड बाय रेडिकल, जो मूलांकुर से बनती है वो है मूल। तो जब अगर मूलांकुर से बनती है तो हम उसको क्या कहेंगे, टैप रूट भी आप कह सकते हो और एक कह सकते हो ट्रू रूट, सत्य मूल। लेकिन अगर हम फाइब्रस की बात करें, रेशेदार की बात करें, तो यहाँ पर जो है इसका ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति रेडिकल से या मूलांकुर से नहीं होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के अकॉर्डिंग भी हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं। टैप रूट को तो हम क्या कर सकते हैं, सत्य रूट, सत्य मूल या ट्रू मूल या ट्रू रूट, और फाइब्रस को हम क्या बोल सकते हैं, अपस्थानिक जड़ या एडवेंटियस रूट। तो ये यहाँ पे हो गई। एडवेंटियस मतलब होता है कि जहाँ उगनी चाहिए या जिससे उगनी चाहिए उसके अलावा अगर किसी और से उग जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असत्य या एडवेंटियस रूट। तो इस तरीके से हमने उसको दो में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने पहले उसकी शेप से देखा, तो एक था टैप रूट और दूसरी थी फाइब्रस। और जब हमने ओरिजिन से देखा तो वो ओरिजिन क्या था कि जो हमारे टैप रूट है उसका ओरिजिन ट्रू है, तो इसलिए हमने उसको ट्रू रूट का, और जो दूसरी वाली है उसका ओरिजिन ट्रू नहीं है, रेडिकल से नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल। तो ये आपकी यहाँ पे हो गई। उसके बाद में अब अपन थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कोई भी जो रूट है उस रूट में कौन कौन से भाग होते हैं। अब देखो अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको सबसे नीचे एक कैप जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे हम बोलते हैं रूट कैप या मूल गोप, और ये सभी जो है उनमें सभी में पाई जाती है। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है रूट का प्रोटेक्शन करना। और दूसरा, जैसा आपने देखा होगा कि जब अपन किसी प्लांट को कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई में से निकालते हैं तो निकालने में बहुत दिक्कत आती है, तो दिमाग में आता है कि हमें इतनी दिक्कत आ रही, लेकिन यहाँ प्लांट की रूट पहुँची कैसे, कभी कभी दीवारों तक में पहुँच जाती है। तो वो आप देखो इतने सॉलिड, इतने स्ट्रॉन्ग जगह पे पहुँच जाती है, तो वो जो है वो किसके कारण होती है, रूट कैप, जो कि इसको एक तो प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके साथ में ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे कि वहाँ की जगह कैसी हो जाती है, थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है, या आप कह सकते हो कि गल जाती है। तो ये हो गया रूट कैप या मूल गोप। उसके बाद में अपने पास में देखो सेकंड पार्ट आता है मेरिस्टेमेटिक या विभजोत भाग। अब ये जो विभजोत भाग है, यहाँ पे आप देखो
कोशिकाएं भी आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है, तो इसका काम केवल क्या है, कोशिका विभाजन करना है। यहाँ पे केवल क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और लगातार जो है कोशिकाएं विभाजित होती जाएंगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो यहाँ की कोशिकाएं आकार में तो छोटी हैं ही, उसके बाद में क्योंकि नई बनी है तो उसकी जो कोशिका भित्ति है या कोशिका झिल्ली है वो कैसी होगी, पतली होगी। और इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म भी बहुत अधिक मात्रा में होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए इसको हम हटा दें तो क्या होगा, तो ये है या किसी वजह से रूट का अग्रभाग या मूल का अग्रभाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, तो उस समय जो इसकी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि कोशिकाएं यही बनाता है। तो जो पुरानी कोशिकाएं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सिबल है लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो है वो उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। उसके बाद में फिर हमारे पास में आता है इलोंगेशन रीजन या दीर्घ क्षेत्र। और यहाँ पर जो ये कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक की विभजोत की जो कोशिका विभाजन है वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कोशिकाओं का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये जो भाग है, ये भाग रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है किसके लिए, ये उत्तरदायी होता है इसकी रूट की लंबाई के लिए। फिर उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है परिपक्वन क्षेत्र, मैच्योरेशन। जब यहाँ पर इसकी जितनी आकार है वो हो गई और जो काम इसे करना है वो करना है, तो इस तरीके से यहाँ आते आते कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, परिपक्व या मैच्योर हो जाएंगी। और सबसे ऊपर आपको दिख रहा है रूट हेयर, या उसे हम बोलते हैं रूट हेयर या मूल रोम क्षेत्र। और यही जो क्षेत्र है मूल रोम के द्वारा ही जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। तो ये, और ध्यान रखना कि ये जो मूल रोम है ये चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन एक कोशिकीय ही होते हैं। और ये बाहर की जो अधिचर्म होती है, एपिडर्मिस होती है इन कोशिकाओं के इस रूट की, उससे इसका डेवलपमेंट होता है। तो आज अपन यहाँ पर इतना कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में ये स्ट्रक्चर हो गई। फिर कल अपन इसके रूपांतरण पढ़ेंगे जो बहुत अच्छे भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। और अगर आप रेफरेंस बुक देखते हो तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी अपन केवल वही एग्जाम्पल लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। ओके, थैंक यू।